बहुत हो गया। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी बात करते हैं। कल जो पढ़ाया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, उसमें मैंने आपको कल तक पढ़ा दिया था KW बराबर, हाँ फॉर्म नंबर से बेटा, फॉर्म नंबर से, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा म्यूट कर दूं पहले सबको, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है। चलिए ठीक है, अब सुने। कल मैंने आपको पढ़ाया था KH बराबर होता है KW अपॉन KA KB। ये किसके लिए था? फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए इतना था, कल ये डिराइव कर लिया था हमने, है ना। अब अमोनियम आयन जो था और एसिटेट आयन HOH के साथ रिएक्ट किया था एंड इट फॉर्म्ड CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखा जाए तो ये था C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, करेक्ट है। अब मेरे को यदि इसका पीएच निकालना है तो H प्लस आयन इससे आएगा, तो मैं लिखूंगा CH3COOH gives me CH3COO negative plus H plus ion. So Ka will be equal to how much? It will be equal to concentration of acetate into concentration of H plus ion अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बिकम इक्वल टू Ka CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव, करेक्ट है बेटा। अब यदि देखा जाए तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? इसका कंसंट्रेशन है आपके पास में, अल्फा की जगह H लिख दें बेटा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस चल रहा है, तो CH 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 CH, करेक्ट है। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर इतना है हमारे पास में Ka इंटू दिस इंटू दिस। अब सोचो एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है लगभग, इसको यहाँ लिखता हूँ H प्लस कंसंट्रेशन बराबर, अब ध्यान से सुनना जरा, यहां तक सब लोगों को क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है तो इसके आगे पढ़ाऊं। यस, एज यू सेड यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब सुनो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर में लिखूंगा Ka कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि CH के बराबर है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट जो कि किसके बराबर है, जो कि C माइनस CH के बराबर है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट इधर वाला क्यों नहीं लिया आपने, जो कि होता CH माइनस CH स्क्वायर, क्योंकि इधर एक और H आ जाता और ये CH स्क्वायर ये CH स्क्वायर के बराबर होता। बट ये तो सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये डिकम्पोज बहुत कम होगा और एसिड का हाइड्रोलिसिस भी कम होता है, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस भी कम होता है। तो ये जो भी रिएक्शन चल रही हैं, ये सारी की सारी रिएक्शन जो चल रही है वो तो एक ही कंटेनर में चल रही है ना, कोई अलग से तो हो नहीं रही है, एक ही जगह पर सारी रिएक्शन हो रही है जो भी है ना। तो एसिटेट का मेन कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा, ये तो नेग्लिजिबली नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये मान लो 4 मोल था तो ये 0.0004 मोल बनेगा। यदि ये 0.00004 मोल है तो ये तो 0.0000004 मोल होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मेन कंसंट्रेशन जो एसिटेट का आएगा, जो एसिटेट का मेन कंसंट्रेशन आएगा वो कौन सा होगा, जो ओरिजिनली लिया था। मेन कंसंट्रेशन जो एसिटेट का होगा वो कौन सा होगा, जो ओरिजिनली लिया था, सोडियम एसिटेट का जो कंसंट्रेशन लिया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस ज्यादा होते ही नहीं है, तो एसिटेट का कंसंट्रेशन जितना लिया था लगभग उतना ही बना रहेगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ज्यादा नहीं होता है इसलिए कंसंट्रेशन जो है लगभग वही बना रहेगा एसिटेट का जो ओरिजिनली लिया था। ठीक है बेटा, अब मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था मैं कर चुका हूँ ब्लर वलर के लिए। आई सपोज दैट ज्यादातर बच्चों को क्लियर आ रहा होगा, ब्लर वलर नहीं आ रहा होगा। सब क्लियर है ना? हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को रोज ही समस्याएं आती हैं, तो आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा चेक करवाओ एक बार, ठीक है ना। चलो, तो H प्लस कंसंट्रेशन बराबर KaCH
अपॉन ये वाला जो कंसंट्रेशन होगा C माइनस CH होगा। अब ये वाली बात समझने योग्य है, क्योंकि बच्चा ये पूछ सकता है कि सर C माइनस CH क्यों लिखा आपने, ये वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे यही नेग्लिजिबल बना, तो इससे ये तो और ज्यादा नेग्लिजिबल बनेगा। तो जब इससे ये नेग्लिजिबल बना मतलब ये ज्यादातर टिका रहा। C माइनस CH ऑलमोस्ट इक्वल टू C के बराबर है, क्योंकि CH की वैल्यू ज्यादा है ही नहीं। अब खैर यहां आ जाएगा H प्लस साइन कंसंट्रेशन बराबर सीन हमारा C को, दिस विल बिकम इक्वल टू K H, और ये तो कट जाएगा C से। देखो ये CS था, यहाँ C 1 माइनस H आ जाता, 1 माइनस H ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होगा, तो सीन हमारा C को, सो K A H हो जाएगा। सो H प्लस साइन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू K A H, और H बराबर किसके वो आपको पता है, H बराबर है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA KB के बराबर। H है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA KB के बराबर है। याद आया सब लोगों को, याद आया सब लोगों को, KH याद हो तुम लोगों को, तो H स्क्वायर बराबर कितना हो गया था, H स्क्वायर वाज इक्वल टू KH वाज इक्वल टू KW अपॉन KA KB, और H वाज इक्वल टू हाउ मच। यदि आप यहाँ पर लिखते इसको, इसके लिए यदि आप एक्सप्रेशन लिखते तो आपका एक्सप्रेशन कितना आता, इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखो जिससे H की वैल्यू आ जाए, तो इधर आ जाता बेटा KH इज इक्वल टू, इस वाले से, इस वाले एक्सप्रेशन से आता KH इज इक्वल टू CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H, C 1 माइनस H कल मैं डिराइव करा चुका हूँ, क्योंकि इस पे फिर मैंने सवाल कराया था। C ने C को मार दिया, C ने C को मार दिया, बराबर H स्क्वायर हो गया। तो H बराबर कितना हुआ, H बराबर हुआ अंडर रूट ऑफ KW, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है H बराबर अंडर रूट ऑफ KH, अंडर रूट ऑफ KH, और KH बराबर क्या है, KW अपॉन दोनों कमजोर, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA KB। अब आप इधर से उठाओ एक्सप्रेशन, ये आया H प्लस साइन, तो पीएच कितना होगा, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, जो कि बराबर है KW की पावर हाफ अपॉन KA की पावर हाफ KB की पावर हाफ। सो pH will be equal to माइनस लॉग, हाफ सामने कर देते हैं KW, अब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग KA, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग KB। अब जब माइनस साइन, कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे, हाँ मुझसे गड़बड़ हो गई, ये पूरा का पूरा K को अंदर ले जाना था ना, जब K को अंदर ले जाऊंगा तो ऊपर K हो जाएगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या था, ये तो सही लिखा है K के भी, लेकिन इधर जो मैंने लिखा ये वैल्यू कितनी आती टोटल, H प्लस साइन कंसंट्रेशन, ये बराबर आता अंडर रूट ऑफ KW KA बाई KB आता, तो उसको मिटा के मैं सही कर लेता हूँ। सो लेट मी डू इट, लेट मी डू द करेक्शन। तो इधर आ जाता कितना, KA की पावर हाफ अपॉन KB की पावर हाफ, so this will become pH is equals to minus log, हाफ सामने लिख देते हैं KW माइनस सॉरी प्लस हाफ लॉग KA माइनस हाफ लॉग KB, माइनस साइन को अंदर ले जाओ, so pH becomes equals to minus half log KW minus half log KA, और माइनस माइनस हाफ लॉग KB। यू नो दैट pH बराबर कितना आ जाएगा, माइनस लॉग KW कितना होता है, PKW होता है, PKW बाई 2, माइनस लॉग K क्या होता है, माइनस लॉग K PK होता है, तो ये हो जाएगा प्लस PKA बाई 2, और माइनस लॉग KB क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KB हो जाएगा PKB बाई 2, और माइनस साइन बाहर है, तो ये हो जाएगा माइनस
pkb/2। pkw/2 कितना होता है 7, सो 7 प्लस pka/2 माइनस pkb/2, ये हो गए सारे डेरिवेशन। क्लियर है बेटा? अच्छा नहीं है बोर्ड विजिबल, एक मिनट में देख लेता हूँ। नाउ इट इज विजिबल, ठीक है ना? देखो बेटा मैं वापस समझा देता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना, वापस समझा देता हूँ। ये डेरिवेशन यहाँ कल तक आ गया था, अमोनियम आयन एसिटेट आयन प्लस HOH गिव्स यू एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे आप KH की वैल्यू लिखते तो KH बराबर होता है CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, C1 माइनस H, ये सब कट पिट गया, H स्क्वायर बराबर KH आ गया, तो H आया अंडर रूट ऑफ KH। KH की वैल्यू हमको पता है KW अपॉन कमजोर होती है, यहाँ पे दोनों कमजोर है, A एसिड भी और बेस भी, तो KW अपॉन KB आ जाएगा। ठीक, अब इधर आओ, ये अपन ने इक्वेशन लिखी एसिटिक एसिड गिव्स अस एसिटेट प्लस H प्लस आयन, इधर से K लिखा एसिटेट इनटू H प्लस आयन अपॉन एसिटिक एसिड। एसिटेट का मेन कंसंट्रेशन C माइनस CH है और एसिटिक एसिड का मेन कंसंट्रेशन CH है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करके H प्लस आयन आया KAH। H की वैल्यू कितनी है? H है अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K, अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K KB। K को अंदर ले जाओ, K स्क्वायर अंदर जाएगा, K से K एक मर जाएगा, KW K बाई KB का आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KW K बाई KB आ जाएगा। दिस इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बाकी सिंपल सिंपल लिटिल स्टार मैथ्स है जो हम कई बार कर चुके हैं। तो 11th में यदि आपको डेरिवेशन करना है तो ये 3 डेरिवेशन ऐसे आपको करने हैं जो कल से लेके आज तक मैंने आपको सिखाए। अब आती है बारी सवालों की कि नीट में किस टाइप के सवाल आएंगे या और एग्जाम्स में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब मैं वो सवाल आपसे बात करता हूं। तो आज हमारा सॉल्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कल से हम नया टॉपिक फिर चालू करेंगे। तो इतना पहले आप लिख लें फटाफट। पर आप इतना याद रखें कि हो क्या रहा है कि पुराने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, जो दिस इज फॉर यू ओनली ना। 11th में नहीं हो गया तुम लोग, 11th में हो ना, 11th पास करनी पड़ेगी ना, तो आपको डेरिवेशन याद करनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको 11th का एग्जाम देना है, आपके पास स्कूल नाम की कोई चीज है, तो आप ये डेरिवेशन करो। यदि आपको 11th नहीं देना है, स्कूल नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है, तो आप जो है इन डेरिवेशंस को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये डेरिवेशंस सिर्फ 11th के एग्जाम में आपको काम आ सकती है, नीट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीट में सिर्फ फॉर्मूला याद हो, काम बन जाएगा। या IIT का एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको डेरिवेशन करना चाहिए, क्योंकि यदि कभी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इसमें अजम्पशंस ये है कि डाइल्यूट के लिए ही है। यदि मान लो कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे, तो फिर हो सकता है डेरिवेशन करके ही आपको उत्तर आए। पर नीट में उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, पेपर का लेवल बहुत ही लो है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुने आप मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए जो जो हमने पढ़े हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन फॉर्मूलों का कर लेते हैं अपन। हमको एक बात पता है कि किसी का भी KH निकालेंगे तो KH बराबर होता है KW अपॉन कमजोर, KW अपॉन कमजोर। तो सबसे पहले बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें कुछ होना ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद करें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कमजोर कौन है? बेस कमजोर है। तो चूंकि यहाँ पर बेस कमजोर है, तो इसलिए ये हो जाएगा KH बराबर KW अपॉन KB।
क्योंकि बेस कमजोर था। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल लो तो CH3COONA एग्जाम्पल हो जाएगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब कमजोर क्या है, एसिड है, तो KH बराबर क्या होगा, KW अपॉन KA। लास्ट एग्जाम्पल जिसमें आपने लिया वीक एसिड वीक बेस, एग्जाम्पल इज CH3COONH4, दोनों ही वीक हैं, तो KH बराबर क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA KB। सबको याद हो गया। नेक्स्ट, अब मान लो मेरे को H चाहिए, तो H बराबर क्या होता है, KH बाई C का अंडर रूट होता है। CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर इज इक्वल्स टू KH होता है, तो H बराबर KH बाई C होता है। तो बस मुझे यही लिख देना है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं हाइड्रोलिसिस। इधर H बराबर क्या होगा, यहाँ पर H हो जाएगा KH बाई C, और KH कितना है, अंडर रूट ऑफ KW बाई KB C। KH आ गया क्या, KH बाई C था, KH की वैल्यू रखी, समझ गए मेरी बात को, KW अपॉन KB और C एज इट इज आ गया। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ, H बराबर क्या हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB और KW अपॉन KAC। चेक, KH KW अपॉन K है, तो H क्या होता है, अंडर रूट ऑफ KH बाई ठीक है, देखो सबको समझ में आ रहा है ना, KH की वैल्यू तो ये ऊपर लिखी हुई है, बस उसको रिप्लेस कर दो, KH बाई C है, ये नीचे C आ जाएगा। अच्छा, वीक एसिड वीक बेस में KH बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सॉरी H बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ KH होता है, यहाँ तो C भाग जाती है, एंड दैट बिकम्स KW अपॉन KA KB, KW अपॉन KA KB। ठीक है, क्लियर है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। अब देखो ये H आ गया बेटा, अब मान लो किसी ने बोला H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या होगा, H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या होगा, तो H प्लस आइन कंसंट्रेशन बराबर होगा, एक छाते के नीचे 3 लोग, KW सदा ऊपर, A फॉर एबव एंड B फॉर बिलो। एबव और बिलो और C खो खो खेलेगा, ठीक है ना। तो इधर तो H प्लस आइन कंसंट्रेशन कुछ होगा नहीं, न्यूट्रल होगा ये। इधर H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब सोचो इधर B आएगा, तो 2 मंजिल का छाता, KW सदा ऊपर, अब B नीचे गया, B तो नीचे जाएगा क्योंकि बिलो है, B फॉर बिलो, तो C ऊपर चला जाएगा, खो खो खेलते हैं आपस में, ठीक। तो यहाँ पर H प्लस आइन कंसंट्रेशन क्या आएगा बेटा, एक बड़ा सा छाता, छाते में 2 मंजिल, ऊपर KW, A फॉर एबव, तो A ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगी, A फॉर एबव। उसके बाद H प्लस आइन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बड़ा सा छाता, 2 मंजिल छाते में, KW तो सदा ऊपर है, A फॉर एबव एंड B फॉर बिलो, दिस इज दिस। अब आता है pH का फॉर्मूला, तो इसका pH क्या होगा, 7 होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 न्यूट्रल होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसके pH की बात करूं तो इसके pH का फॉर्मूला क्या होगा, pH विल बी इक्वल टू, ये वीक बेस वाला है तो सब माइनस होगा,
7 माइनस pKb by 2 माइनस हाफ लॉग C। क्लियर है बेटा? जो A वाला है उसमें सब प्लस होता है, तो pH बराबर 7 प्लस pKa by 2 प्लस हाफ लॉग C। यहां पर बात करें तो 7 प्लस A में प्लस साइन आएगा तो pKa by 2 और B में माइनस साइन आएगा pKb by 2। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। एसिडिक होगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। नो हाइड्रोलिसिस, और मिनिमम हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। यहां पर वीक वाला पार्ट कैटाइन है तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक। ये चार्ट यदि आपको याद है तो नीट का खेला आपका हो जाएगा। इतना चार्ट यदि आपको याद है तो नीट का खेल आपका हो जाएगा, ठीक है ना? तो कुछ टॉपिक होते हैं जिनको प्रिपेयर कर, मतलब थोड़ा तैयार करना पड़ता है। जैसे कल जो आपको लगा होगा तो थोड़ा बोरिंग लगा होगा, अब जब आप आज इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कल की मेहनत अब काम आ रही है। ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये हुआ, ये पूरा चार्ट हो गया, और आई सपोज दैट सब बच्चों को याद भी हो गया होगा चार्ट, किस तरीके से हमको इसको याद करना हैगा। बोलो, बात समझ में आ गई हैंगी सब लोग को? आ गई हैंगी? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको मिटा देते हैंगे। चलाए? ओके, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं लिखता हूं, more the weak acid, more the weak acid, more is hydrolysis of its conjugate anion। conjugate का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये एसिड है, ये एसिड है, या इसको अपन, ये टूट गया बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, तो इससे एनाइन बनेगा। हाइड्रोलिसिस तो इसी का होता है, ठीक है ना? तो ये कॉन्जुगेट एनाइन है।
ठीक है ना। अच्छा, तुमको ये भी पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to Ka, is directly proportional to K and inversely proportional to Pk. एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके के। ये सब बातें याद रखनी है क्योंकि सब बातें एग्जाम में आती हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब बातें एग्जाम में आती हैं, ये सब बातें आपको याद रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस टाइप की बातें। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं सपोज आई हैव 4 salts मेड अप ऑफ, एक क्वेश्चन देखता हूं, सुंदर सा क्वेश्चन है। जैसे कि फ्रॉम सेपरेट सोल्यूशन ऑफ 4 सोडियम सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम सेपरेट सोल्यूशन ऑफ फ्रॉम separate solution of 4 salts of sodium, 4 salts of sodium, NaW, NaX, NaY and NaZ, NaW, NaX, NaY, NaZ, ठीक है बेटा। had pH of from separate solution of 4 salt of NaW, NaX, NaY, NaZ from separate solution of 4 salt of sodium had pH 7, 8, 9, 10 respectively. Correct beta. Which among the following, find the order of acidic strength of find out the order of acidic strength of weak acid attached to the find out the order of acidic strength of acid from which various salt of sodium were formed. Various salt of Na was formed. अब आप खुद ही सोचो सोल्यूशन। पीएच क्या है? 7, 8, 9, 10। यदि पीएच 7, 8, 9, 10 है और ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है। ये कहां से आ रहा है? एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये सब किससे आ रहा है? ये सब एसिड से आ रहा है। ये सब किससे आ रहा है? ये एसिड से आ रहा है। अब आपने ये बात देखी है कि ज्यादा हाइड्रोलिसिस होता है। कब ज्यादा हाइड्रोलिसिस होता है? जब वीक एसिड से पार्ट आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इनका पीएच जो है, पीएच किसका? इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10 है। तो अब आप सोचो कि कौन सा एसिड सबसे ज्यादा वीक एसिड रहा होगा? कौन सा एसिड, आई सपोज दैट यही है क्वेश्चन। हाँ, फ्रॉम ईच सोल्यूशन विच इज द वीकेस्ट एसिड, कौन सा एसिड सबसे ज्यादा वीक एसिड है? सोचो, विचार करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। और एसिड के नाम वो दे देगा आपको, विच इज वीकेस्ट एसिड, और नाम भी दे दिए हैं आपको, और नाम दिए हैं HW, HX, HY, HZ। ठीक है ना। सोचो, विचार करो, क्या आप इसका आंसर क्या बता सकते हो? HW, HX, HY और HZ, कौन सा एसिड जो है वो वीकेस्ट कैटेगरी का एसिड होगा? कौन सा एसिड वीकेस्ट कैटेगरी का एसिड होगा? ठीक है बेटा। एक बात समझो आप, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां पर होगा पहले ये देखें। जैसे कि यहाँ तो आपको पीएच दिया हुआ है ना। हमारे पास दो तरीके निकालने के। एक तरीका ये हमारे पास निकालने का कि हमारे पास ये है CH3COO Na टाइप का ये है,
है ना बेटा। एक फॉर्मूला इसके लिए जो हमने देखा था वो देखा था pH इज इक्वल टू 7 प्लस, और सबका सॉल्ट के सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी सबका सेम लिया हुआ है, 7 प्लस pKa/2 प्लस हाफ लॉग सी। यही था फॉर्मूला इसके लिए बेटा, आना बोलना पड़ेगा बच्चों। अच्छा 7 भी कॉमन है, हाफ लॉग भी सी भी कॉमन है हर एक केस में, तो जिसका पीएच ज्यादा उसका पीके ज्यादा, जिसका पीएच ज्यादा उसका पीके ज्यादा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, आना बोलना पड़ेगा यार। देखो इन सब का 4 सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन है, ये मैंने यहाँ सवाल में नहीं लिखा, मैं आपको बोल रहा हूँ, फ्रॉम सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 4 सॉल्ट ऑफ सोडियम हैविंग सेम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो पीएच बराबर होता है 7 प्लस pK/2 प्लस हाफ लॉग सी। अब आप सोचो बेटा इन चारों के लिए हाफ लॉग सी की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सेम कंसंट्रेशन लिया है, 7 भी सेम होगा, 2 भी सेम होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं pH is directly proportional to pKa। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा यार। और pK जितना ज्यादा उतना वीक एसिड, क्योंकि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड pK is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीकनेस ऑफ द एसिड। जितना वीक एसिड होगा पीके की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ऊपर देखो क्या लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो के ज्यादा, तो पीके कम, मतलब पीके ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, एसिड वीक होगा। मतलब जितना ज्यादा वीक एसिड, जितना ज्यादा वीक एसिड उतना ज्यादा पीके। मानते हो बेटा, अच्छा क्वेश्चन आ गया समझ में सब लोगों को कि किसके लिए पीके की वैल्यू, कौन सा एसिड सबसे वीक होगा। तो जो आप लोगों ने आंसर दिया था ज्यादातर बच्चों ने वो सही था, HZ विल बी द वीकेस्ट एसिड जिसका 10 है। क्लियर थी बात सब लोगों को, क्लियर थी बात। लेकिन आपने क्या सोच के आंसर दिया था वो मुझे नहीं पता है, जो मैंने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से आपको देखना है इसको, ठीक है ना। पहले इस बात को समझ में आ गया सब लोगों को, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, मतलब जितना ज्यादा वीक एसिड होगा उतना ज्यादा पीके होगा। फॉर्मूला आपको पता है इसके लिए, पीएच बराबर 7 प्लस pK/2 प्लस हाफ लॉग सी, क्योंकि Na ये दिया था, तो मैंने एग्जाम्पल ये वाला कोट कर दिया CH3CONA। अब इसके लिए तुम्हें पता है फॉर्मूला पीएच का ये होता है, ये आप रट के बैठे हो कि पीएच बराबर 7 प्लस pK/2 प्लस हाफ लॉग सी होता है। जब वीक एसिड होता है तो उसमें यही फॉर्मूला होता है बेटा, वीक बेस होता है तो इधर माइनस लगता है, इधर पीके भी आ जाता। यदि दोनों वीक होते तो इधर प्लस लगता इधर माइनस लगता, लेकिन यहाँ पे पीके बी आता, लॉग सी नहीं आता। सबको रट गया। पहली बात तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए, तब जाकर के आप काम कर पाओगे। बोलो सबको फॉर्मूला याद आ जाएगा ना देखते ही किसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है। वीक एसिड वाला था तो सब प्लस वाले हैं, 7 प्लस pK/2 प्लस हाफ लॉग सी। वीक बेस वाला होता तो 7 प्लस pKb/2, 7 माइनस pKb/2 माइनस हाफ लॉग सी होता। दोनों वीक होते, दोनों वीक होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यदि दोनों वीक होते तो इसका मतलब क्या बोल देते अपन, अपन बोल देते 7 प्लस pK/2 माइनस pKb/2। क्या सबको याद हो गया इतना, सबको याद हो गया है। तो अब आपके लिए सवाल हल हुआ है। जिस व्यक्ति को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको इस सवाल में क्या होगा, आंसर तो उसका आ जाएगा लेकिन गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है यदि आप तरीका सही नहीं अपनाओगे तो, क्योंकि सोचने में जरा सा उल्टा हुआ आंसर गलत हो जाएगा। बस यही है नीट एग्जाम। समझ गए, अप्रोच आ गई सब लोग को समझ में क्वेश्चन की क्या होगी, अप्रोच सबको क्लियर है, आना बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है चलो मेहनत करके आए हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि करके ही आए होंगे, ठीक है ना। चलो और सवाल कराता हूं अच्छे अच्छे, सोचो। कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर विल प्रोड्यूस द एसिडिक सॉल्यूशन। मैं कुछ सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, कौन से में एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहा है। एसिडिक सॉल्यूशन किसमें प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब एक दे दिया उसने अमोनियम क्लोराइड, एक दे दिया उसने NaCN, एक दे दिया उसने KNO3 और एक दे दिया उसने NaClO4। बताओ किसमें एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगाते हैं,
प्लस नेगेटिव, तो ये NaOH, ये HClO4, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्यूशन नेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्यूशन नेचर 7, pH 7, बोलो बेटा pH 7, आना बोलना पड़ेगा, pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नो एसिडिक सोल्यूशन। ये बताओ K प्लस और नाइट्रेट, प्लस से OH जोड़ दो, NO3 से, NO3 नेगेटिव से H जोड़ दो, HNO3 KOH, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। अब आओ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में प्लस नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये वीक बेस से आया, हमको क्या चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन चाहिए। अब नेचर ऑफ ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा, आना बोलना पड़ेगा बेटा, अभी लास्ट टाइम ही पढ़ाया था मैंने आपको। फर्स्ट वाला विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे ही आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बस स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल, जैसे कि ये दोनों थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो ये बेसिक, चमका चमका चमका। अब इनके पीएच का ऑर्डर आपको बताना है, ये सवाल सबको आ गया समझ में, ये एसिडिक होगा, ये वाला एसिडिक होगा, ये वाला बेसिक होगा, ये न्यूट्रल होगा और ये भी न्यूट्रल होगा, करेक्ट है। अब इन एबव सवाल फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ पीएच, मतलब ये वाले में ऑर्डर ऑफ पीएच बताओ, अमोनियम क्लोराइड है, NaCN है और KNO3 है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ पीएच, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ पीएच, पीएच का ऑर्डर आपको बताना है, किसका पीएच ज्यादा है। अब सोचो अमोनियम क्लोराइड मतलब इसका पीएच 7 से कम, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर कर लेते हैं, लेस देन 7, इसका पीएच मोर देन 7, इसका पीएच 7, हो गया कंपेयर भाई। आपको पीएच का ऑर्डर बताना था, तो पीएच का ऑर्डर किसका होगा, NaCN मोर देन KNO3 मोर देन अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं, यदि ये सवाल आपको बन रहे हैं तो आपसे एग्जाम का सवाल बन जाएगा, समझे बात को। ये देखो यहाँ पर, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब पीएच 7 से कम, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मतलब पीएच 7 से ज्यादा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, 7 से ऊपर पीएच होगा, KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 7 पीएच होगा, करेक्ट है। आ गया समझ में, आ गया समझ में सब लोगों को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे कि आपको बताना है इसमें कि ओके चलो, पॉइंट 1n सोल्यूशन लिया है वेरियस चीजों का, आपको पीएच का ऑर्डर बताना है। एक लिया है HCOONA, इसको 1 मान लो, 2 है HCOOH, इसको 2 मान लो, 3 है CH3COONH4, इसको 3 मान लो, फिर है NaOH और फिर है HCl, और आपको इनके पीएच का ऑर्डर बताना है, आपको इनके पीएच का ऑर्डर बताना है एट सेम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग। ये भी 0.1m, 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 आपको इनके पीएच का ऑर्डर बताना है। जल्दी सोचो इनके पीएच का ऑर्डर क्या होगा, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। सबसे ज्यादा किसका, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, इस हिसाब से आपको सोचना है पीएच। जब कंसंट्रेशन सेम है, सबका कंसंट्रेशन सेम है, एक बात याद रखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप जो पीएच जनरेट होता है वो 7 से थोड़ा ऊपर 7 से थोड़ा नीचे ऐसा चलता है, बहुत भयानक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता ही नहीं है कभी। तो अब सोचो पहला है HCOONA, अब जो HCOONA है
इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ जब तक मैं सब लिख रहा हूं। इसका नेचर क्या होगा, पहले वाले का बोलो, इसका नेचर क्या होगा? सब बच्चों ने सही बोला है, बेसिक होगा। वेरी नाइस। स्लाइटली बेसिक क्या हाईली बेसिक? स्लाइटली बेसिक क्या हाईली बेसिक? स्लाइटली बेसिक, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप कभी हाई पीएच जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऐसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन ऐसी होती है कि पहाड़ से नदी नीचे आती है, और हाइड्रोलिसिस होता है कि नदी प्लेन से पहाड़ की ओर जाती है। समझ ल। यदि कोई चीज बहुत तेजी से हो रही है तो उसकी रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होती है, यदि कोई चीज बहुत तेजी से हो रही है तो उसकी रिवर्स रिएक्शन बहुत स्लो होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? जैसे मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूं तो ये आप बहुत तेजी के साथ ले लोगे, लेकिन जब मैं वापस मांगने जाऊंगा तो आप उसको तेजी के साथ दोगे नहीं, आप उसको बहुत सारी लड़ाई करने के बाद मुझे दोगे। रीजन बीइंग दैट कि वो आपको बहुत पसंद है, इसलिए आपने इतनी तेजी के साथ उसको ग्रहण किया है। क्लियर है बेटा इसकी बात सब लोगों को? ओके। तो हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप कभी हाई पीएच, मतलब कभी बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑफ पीएच जनरेट नहीं होता, 7 के आसपास ही उछलता रहता है ना। तो स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, और इन सब का कंसंट्रेशन भी दे दिया उसने 0.1 m मान लो, ठीक है ना। अब HCOH बताओ बेटा पीएच कैसा होगा इसका? HCOOH ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? दिस इज एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक कि हाईली एसिडिक? स्लाइटली एसिडिक कि हाईली एसिडिक? स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, करेक्ट है। अब अगला आ जाओ, अगला है CH3 COONH4। कैसा होगा बेटा पीएच? पीएच कैसा होगा बेटा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, मतलब 7 के आसपास। बोले बेटा, ये वाला 7 से थोड़ा ज्यादा और ये वाला 7 से कम, लेस देन 7, लेस देन 7, और ये मोर देन 7, मोर देन 7। अब आया NaOH, 0.1 m NaOH है तो पीएच क्या होगा? 0.1 m NaOH है तो पीएच क्या होगा? 0.1 m NaOH है तो पीएच क्या होगा? सबका आंसर गलत है अभी। 0.1 m NaOH है, पीएच क्या होगा? हाँ, अब आंसर भाग्यश्री का सही है, बाकी सबका गलत है। तिथि का आंसर भी सही है, बाकी सबका आंसर गलत। 0.1 m वाटर का क्यों कंसीडर कर रहे हो यार? 0.1 m है, 0.1 m, 10 की पावर -7 थोड़ी ना है। नित्या नहीं आंसर सही बेटा, थोड़ा सा विचार करो। 0.1 m मतलब NaOH का कंसंट्रेशन 0.1 m है, मतलब POH आएगा 1। भाई माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, POH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। सो POH बराबर 1 तो pH बराबर 13। सरल था, बोलो बेटा सरल था। अब HCl का pH कितना होगा? 0.1 m। HCl का pH कितना होगा? 0.1 m है, 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर डायरेक्टली pH बराबर क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन विच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। अब आप समझ गए होंगे पीएच का ऑर्डर क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका। सो ऑर्डर ऑफ पीएच इज NaOH ग्रेटर देन HCOONA greater than CH3COONH4 greater than HCOOH greater than HCl। आया बेटा? ये है इसका आंसर, ठीक है? ठीक है ना? ऐसे हमको करना पड़ेगा सवाल को, ठीक है ना? इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जी तोड़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी चैप्टर आधा हुआ, आधा चैप्टर बाकी है।
बहुत भयंकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, ज्यादातर लोगों को ये चैप्टर क्लियर नहीं होता है, तो जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको क्लियर हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से मैंने आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ाया, लेकिन इतनी सारी वेरिएशन आते हैं कि आप भूल जाते हो। हाँ, मेहनत मतलब रिवीजन, बिल्कुल, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, चीजों को याद करना, सवालों को प्रैक्टिस करना, ये सब कर लोगे तो ये वाली जंग जीत जाओगे। और एक बार ये वाला चैप्टर टूट गया तुम्हारा, तो तुम्हारा 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिकल्ट पोर्शन ओवर। ठीक है बेटा, ऐसा है। NOH वाला नहीं आया समझ में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी डिफिकल्ट है बेटा, लेकिन डिफिकल्ट वाला आता नहीं है थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम में, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये वाला में बहुत वेरिएशन, ठीक है ना, एक एक करके तोड़ेंगे बेटा चैप्टर्स को। यदि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छा कर लिया तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छा पढ़ा दूंगा, तो थर्मोडायनेमिक्स अच्छा पढ़ा दूंगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार ये था असली डिफिकल्ट चैप्टर, ये था। और यदि आपने इस चैप्टर में मेहनत नहीं करी तो थर्मोडायनेमिक्स उस लेवल का आपका नहीं हो पाएगा, आप पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, 11th क्लास, सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब तक का एवरेज है, अब कितने आए हैं कौन ने गिन के थोड़ी ना बेटा होंगे। चलो भाई, क्लियर थी बात आप लोगों को? इसमें कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं चैप्टर में, चलो खैर, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने यदि ढंग से पढ़ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और ढंग से आपको पढ़ना। और मैं चाहता तो आप में से कोई कंफ्यूज होता ही नहीं, रीजन बीइंग दैट आपको ऐसा पढ़ा था कि कंफ्यूजन हो ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेराइटी ऑफ सवाल लगाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अंत में आपको लगेगा चैप्टर हलवा था यार, आ गया, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ कितने लोगों ने सॉल्ट तक क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्ट के पहले तक सॉल्व किए? झूठ मत बोलना, कितने लोगों ने सॉल्व किए देखे तो सही। लगभग 111 बच्चे हैं इस समय, और 111 में 11 बच्चों ने, 12 बच्चों ने बोला है बस कि उन्होंने सॉल्व किए। अब आप समझ जाओ देश का भविष्य क्या है। 111 के 11 को सॉल्व कर लेना चाहिए, कहां तक? सॉल्ट के पहले तक, आज के बाद सॉल्ट भी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आज के बाद सॉल्ट भी सॉल्व कर लेना, काम बन जाएगा आप। लेकिन मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो सब लोग। चलो भाई, इतना हो गया, खेल खत्म बाबू। और जिनके बॉन्डिंग में नंबर नहीं आए, जिनका बॉन्डिंग वीक है, एक शेड्यूल बना लो, रोज आधे घंटे का, पौने 1 घंटे का बॉन्डिंग का, क्योंकि आईओसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को समझना अच्छे से तो कौन सा चैप्टर अच्छा होना चाहिए? बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। बॉन्डिंग इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ ला, समझ ला। तो उसके पहले आप जो चैप्टर पढ़ चुके हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिनका बॉन्डिंग अभी भी सही नहीं है, पौने 1 घंटे का शेड्यूल बना रोज का बॉन्डिंग का, क्वेश्चन पढ़ो, सॉरी थ्योरी पढ़ो, उसी समय सवाल करो, थ्योरी पढ़ो उसी समय सवाल करो, थ्योरी पढ़ो उसी समय सवाल करो। और यदि आयनिक में ये किया तो आयनिक भी सरल लगने लग जाएगा। ठीक, चलो बेटा, अब इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके लेवल के हिसाब से, और बताता हूं मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, ठीक है ना। चलो 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको थोड़ा खुशी होगी जान के। कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल प्रोड्यूस बेसिक सॉल्यूशन। बोल रहा है ये सॉल्ट है, बताओ कौन सा बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। मैं सॉल्ट के पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कौन सा सॉल्ट का सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। RbClO4। इसमें सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ता है सॉल्ट का नेचर, मतलब किस एसिड और किस बेस से, किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से बना हुआ है। और आपकी बात बताओ भाई, किसका नेचर बेसिक है, किसका नेचर बेसिक है 1 2 3 4 में से, किसका नेचर बेसिक है 1 2 3 4 में से। अब देखो,
आपको मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूँ कि आपको सॉल्ट को देखना कैसे। Rb पे प्लस लगाओ, ClO4 पे नेगेटिव लगाओ, इस पे OH और इस पे HClO4। RbOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? RbOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH से ज्यादा, KOH से ज्यादा RbOH स्ट्रॉन्ग बेस है। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल। बोलो हाउ। NaNO3, Na प्लस NO3 नेगेटिव। प्लस वाले पे क्या लगाते हैं? प्लस वाले पे क्या लगाएं? OH नेगेटिव। माइनस वाले पे H प्लस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब न्यूट्रल। अमोनियम क्लोराइड, इस पे प्लस, इस पे नेगेटिव। नेगेटिव वाले पे H प्लस और पॉजिटिव वाले पे OH नेगेटिव। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। बोलो बेटा, एसिडिक। NaCl काय से आया? समझ गया आप मेरी बात को? आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, एक का भी नहीं, एक का नहीं है, एक का भी बेसिक नहीं है। तो इसको बेसिक बनाने के लिए इसको NaCN बना देता हूं। अब देखो, प्लस नेगेटिव, ये OH लगा और ये H लगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड, नाउ दिस इज बेसिक। बोलो चमका, बोलो चमका। क्लियर है इतनी बात? ऐसा सवाल हमको आना चाहिए। अब मैं देखूं मुझसे गलती क्या हुई थी। अच्छा, मुझसे गलती कोई नहीं हुई थी। हाँ, मुझसे गलती ये हुई थी कि इधर NaNO2 दिया था, क्योंकि सवाल में वहां तो NaCl ही था, लेकिन यहाँ NaNO2 दिया था, मैंने NO3 लिख दिया था। अब सोच, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये काटा, ये OH और ये HNO2। HNO2 तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट HNO2। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर भी बेसिक हो जाएगा। इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया। अरे बोलो, आ रहा है? क्लियर है? चलो और ज्ञान की बातें करते हैं। देखें तुमको कितना कॉमन सेंस होती तुमको। अच्छा, तुमसे मैं पूछता हूं, द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? यदि कोई आपसे ये पूछ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सोचो जरा, खुद डिराइव करो अपनी कॉपी पे, खुद डिराइव करो अपनी कॉपी पे और सोचो, क्या आप हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इसके लिए डिराइव कर सकते हो? इतनी सारी ट्रिक्स सीख चुके हो, तो क्या इतनी सारी ट्रिक्स की मदद से आप हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए बता सकते हो क्या होगा? देखते हैं, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। अमोनियम नाइट्रेट के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आपको बताना है क्या होगा। जल्दी करो, सोचो। ये अमोनियम नाइट्रेट है बेटा, मतलब वीक बेस वाला है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है। इसके लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता था? याद है? एक छाते के नीचे 3 लोग, छाते में KW सदा ऊपर था, और ये वीक बेस वाला है, तो B नीचे आता था और C ऊपर आता था। याद आया सब लोगों को? अब हमें तो हाइड्रोक्सिल चाहिए, और हमें H प्लस का फॉर्मूला सर ने रटा दिया है, तो ये हो जाएगा OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर KW होता है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू KW अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन। बोलो हाउ। अब H प्लस का कंसंट्रेशन तो आपको रटा पड़ा है, KW C बाई KB होता है, तो बस इधर लिखा KW अपॉन अंडर रूट ऑफ KW C अंडर रूट ऑफ KB। KW अंडर रूट ने इसको मार दिया, तो ये कितना हो जाएगा? KW KB बाई C हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। आया? बोलो आया? अब यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल था ये, फिर डेरिवेशन से करना पड़ता, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन चूंकि आपको फॉर्मूला याद था, तो आपने 1 सेकंड में पूरा पूरा आंसर निकाल सकते।
अब आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितनों को ये फॉर्मूला याद है। ठीक है बेटा, और अच्छे सवाल लेता हूं। देखो, खैर ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ OCl नेगेटिव आयन, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपको निकालना है। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट of OCl negative ion, if Ka of HOCl is 3 into 10 की पावर minus 8, is 3 into 10 की पावर minus 8। सोचो बेटा, सरल है बिल्कुल, बस सवाल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सवाल को करना कैसे। क्या बोल रहा है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ OCl नेगेटिव। OCl नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब आप सामने Na लगा लो, क्योंकि उसका कुछ नहीं होता जो स्ट्रॉन्ग से आता है। ठीक है ना। अरे मेरे भाई हृदय, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, H प्लस में B बिलो आता है, OH नेगेटिव में थोड़ी ना B बिलो आएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन बताया था कि B बिलो है। अब पूछा किसका है, पूछा OH नेगेटिव का है। हृदय जैन, क्लियर हो गया, बस आगे बढ़ो। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ OCl नेगेटिव। अब OCl नेगेटिव मतलब ये वाला किससे आया भाई, OCl नेगेटिव मतलब सामने क्या होगा इसके, कोई ऐसी चीज होगी जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ये मान लिया तुमने NaCl हो, तो ये किसका हो गया बेटा, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला हो गया। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले के लिए KH की वैल्यू निकालनी है। लो भैया हलवा हो गया, KW अपॉन K होती है। KW कितना होता है 10 की पावर -14, K कितना है 3 इंटू 10 की पावर -8। जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम लोग को बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करना था इस सवाल को सॉल्व। उसने बोला था व्हाट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ OCl नेगेटिव आयन इफ Ka of HOCl is equals to 3 into 10 की पावर -8। तो आपने ये पता लगाया कि OCl नेगेटिव आयन हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट का होता है, ये वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस ये वीक एसिड से आ रहा है, और जब वीक एसिड से आ रहा है तो इसका मतलब KH बराबर होगा KW अपॉन KA। वीक एसिड तो KW बराबर, KH बराबर KW अपॉन KA। दोनों वीक हो तो दोनों नीचे, एसिड वीक हो तो K नीचे, बेस वीक हो तो K भी नीचे। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, आना बोलो यार, पढ़ लिख के आते हो ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। क्या पूछ रहा है, बोला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ H की वैल्यू बता रहा है 1% फॉर 0.1 m RNH3Cl। if concentration of RNH3Cl is made 0.4, if concentration of RNH3Cl is made 0.4, find new H। न्यू डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इधर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है 1%, मतलब 0.01 आना बोलना पड़ेगा यार। जब परसेंटेज में देते हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। अब सोचो बेटा हाइड्रोलिसिस होता क्या है, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है √KH बाई C, आना बोलना पड़ेगा यार। √KH बाई C हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ये हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है √KH बाई C। बोलो होता है, बोलो होता है, होता है, बिल्कुल सही। अब सोचो क्या KH की वैल्यू डाइल्यूट करने पर बदल जाएगी, यदि कंसंट्रेशन को चेंज किया तो क्या KH की वैल्यू बदल जाएगी नहीं बदलेगी, वो तो सिर्फ काय से बदलती है, वो तो सिर्फ टेम्परेचर से बदलती है, मतलब √KH कांस्टेंट हो गया। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं सिंस KH बराबर कांस्टेंट, सिंस KH बराबर कांस्टेंट तो मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं H2C बराबर कांस्टेंट, आना बोलना पड़ेगा यार। H2C बराबर कांस्टेंट डिराइव कर सकता हूं, इसका स्क्वायरिंग कर दूं KH बाई C हो जाएगा, C को इधर ले जाऊंगा, KH कांस्टेंट है तो H² बाई C इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबने माना मेरी बात को, सबने माना। शुरू में H कितना था 1% था भाई, तो 1 का स्क्वायर, और कंसंट्रेशन कितना था बेटा 0.1 था, कंसंट्रेशन कितना था 0.1 था,
दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी हो गया H डैश स्क्वायर C2। C2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4, तो 0.1 बाई 0.4, 1/4 का अंडर रूट 1/2, तो C2 बराबर कितना हो जाएगा, तो H1 बराबर कितना हो जाएगा, H डैश बराबर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अरे 0.01 भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता, तो भी तो ठीक आता, परसेंटेज में निकाल लिया हमने, हमने सीधा बोल दिया 0.5% इज दी आंसर। बोलो हाउ, बोलो हाउ, क्लियर थी बात, क्लियर थी बात, आया सबको सवाल समझ में कैसे करना था, फॉर्मूला याद है, सवाल अपने आप हो जाएगा उस पर। और लो भाई, और बढ़िया देता हूं, देखो बोलता है 0.1 m CH3COONH4 को ले लिया गया, Ka एसिटिक एसिड Ka बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर -5, अमोनियम हाइड्रोक्साइड Kb बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर -5। वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस कितना होगा, वो आपसे पूछ रहा है। अरे बेटा ऐसा है कि परसेंटेज हाइड्रोलिसिस उसने आपको दिया था 1%, खुद भी तो कुछ कर लिया करो यार, कि सब कुछ मुझसे ही करवाओगे। ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, H की वैल्यू 1% दी है, अब मैं क्या करूं उसमें, परसेंटेज में हाइड्रोलिसिस बता देना। ये सामने फॉर्मूला लिखा है H2C बराबर कांस्टेंट, तो नहीं लिख सकते क्या H1 स्क्वायर C C1 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर C, ये फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे क्या, क्या कर रहे हो यार, पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो अपने साथ। H1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर C2, क्या है ये नहीं लिख सकते क्या तुम लोग, बोलो भाई, लिख सकते हो ये नहीं लिख सकते हो, H1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू H2 स्क्वायर C2, फिर क्यों पूछा है इसको दोबारा बता दो। इतना सरल इतना घटिया सवाल है, पूरा तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब खुद करो, कुछ दिमाग लगाओ, कितना सरल तो है। H1 स्क्वायर, ये 1% लिख दे, इसको 0.1 लिख दे, इसको 0.4 लिख दे, सॉल्व कर ले, 0.5 आ जाएगा, तो 0.5% इज द आंसर, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, ठीक है। परसेंटेज में आंसर कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, समझ गए। अब सुनो आगे वाला सवाल, क्या पूछ रहा है, H पूछ रहा है कि H की वैल्यू कितनी होगी। महाराज तुमको पता है H क्या होता है, तुमको पता है H क्या होता है, अंडर रूट ऑफ KH होता है, जिसको याद नहीं है उसका कुछ नहीं होगा, जिसको याद है 1 सेकंड में कर लेगा, अंडर रूट ऑफ KH होता है। बोलो याद आया तुमको, ये किसका है, वीक एसिड वीक बेस है ना, यहाँ तो C नहीं आता, C तो भाग जाती है, ना चरित था और ना पैसा था, तो C भाग गई, दोनों ही वीक थे। तो H बराबर अंडर रूट ऑफ KH, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA KB, याद आया। अब KW 10 की पावर -14 है, अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 1.8 इंटू 10 की पावर -5, उसका अंडर रूट कर देना, जो आंसर आ गया H हो जाएगा। कोई बड़ी बात है इसमें क्या, हलवा टाइप के सवाल है। सिर्फ क्या चीज चाहिए, सिर्फ क्या चीज चाहिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया है, कंसेप्ट पूरा समझा दिया है। चलो इसको जल्दी से नोट करो बेटा, उसके बाद 1 मिनट समय भी देख लूं, समय है कि नहीं, समय है हमारे पास, और सवाल भी करेंगे, जल्दी से नोट करो। और आज मैंने आपको मॉड्यूल का एक भी सवाल नहीं कराया है, अब सारे सवाल मॉड्यूल के आप खुद करके लेके आना, ये बहुत बड़ा रिस्क है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। सबसे बढ़िया आजकल पढ़ाओ, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवा दो। मिटा दूं इसको, मॉड्यूल का एक भी नहीं कराया मैंने आपको, एक अच्छी किताब के सवाल सॉल्व करा दिए, मॉड्यूल का एक भी नहीं कराया, ठीक है। मिटा दूं इसको, चले मिटा दो इस। अब मॉड्यूल के आज आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस के सारे सवाल मॉड्यूल के आपको सॉल्व करना है, वाटर वाले सारे सॉल्व करना है। इतना सुंदर अच्छा प्यारा वाटर पढ़ा दिया था, और उसके पहले के वाटर के पहले के सारे सवाल सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 1 के। और बीबी जो होगा ना हाइड्रोलिसिस का, बीबी कहां तक है, बीबी 2 तक है, हाइड्रोलिसिस कहां तक है, बीबी 2, तो बीबी 2 तक और सॉल्व कर लेना, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, बीबी 1 बीबी 2 ये सब सॉल्व होना चाहिए कॉपी पे,
ठीक है, सॉल्व कर लोगे खुद के लिए, खुद का भविष्य बन जाएगा। चलो खैर भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको और सवाल बताता हूं, ठीक है। कैलकुलेट H प्लस एट इक्विवेलेंट पॉइंट बिटवीन टाइट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। चलो ये अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट between titration of 0.1 ml of weak acid HA with 0.05 m NaOH, Ka of weak acid is equals to 10 की पावर -5। अब सुनो, तुम्हारे लिए इसमें नया क्या है वो मैं आपको बता दूं। तुम्हारे लिए इसमें नया ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये टाइट्रेशन फाइट्रेशन क्या बोल दिया। कुछ नहीं यार, एसिड और बेस को मिलाते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस समय दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। फिलहाल अपन मोल बराबर करके इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एसिड कैलकुलेट H प्लस साइन और इक्विवेलेंट टाइट्रेशन ऑफ 0.1 ml ऑफ वीक HA मोनोबेसिक एसिड है। तो वैसे एक्चुअली टाइट्रेशन पे हम फॉर्मूला लगाते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट एक्चुअली होता है N1V1 बराबर N2V2 होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट पे N1V1 बराबर N2V2 होता है। अब यहाँ पर एक बात और, इसका वैलेंसी वेक्टर क्या है NaOH का? NaOH का वैलेंसी वेक्टर क्या है? 1। और HA का वैलेंसी वेक्टर क्या है? HA का वैलेंसी वेक्टर क्या है? ये भी 1। तो नानी मम्मी के बराबर हो गई, क्योंकि वैलेंसी वेक्टर 1 है, नानी मम्मी के बराबर हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं M1V1 बराबर M2V2, ठीक है बेटा। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, करेक्ट है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, आप में से शायद किसी बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, किसी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर पूछा था। अब तक आपकी क्लास में रिडॉक्स नहीं हुआ है तो नॉर्मलिटी पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन जिस बच्चे ने पूछा था उसने Na2CO3 का पूछा था। तो मैं आपको बता दूं Na2CO3 एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, जो टोटल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आप देख लिया करो कितना प्रेजेंट है। अच्छा रागनी आपने पूछा था, इस पे देखो बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 सोडियम प्लस है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है। या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज कितना आता है? 2 नेगेटिव चार्ज। तो जो भी गिन लो, या तो पॉजिटिव गिन लो या तो नेगेटिव गिन लो, टोटल चार्ज वो वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, शाबाश। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? कौन बताएगा मेरे को? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? जल्दी बताओ। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा, शाबाश। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? जल्दी बताओ। CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। कैल्शियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? कैल्शियम के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? बोलो, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 3। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? Al2SO बोल था इसका 6। 6 टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? एक एल्युमिनियम पे 3, 2 एल्युमिनियम पे 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 6। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है कैटाइन पे? समझ ला। अरे कुछ घुसा दिमाग में, कुछ घुसा दिमाग में, ऐसे होता है। एक और बोलता हूं, देखे सही कितना दिमाग है तुम लोगों में। जिसने बता दिया इसका वैलेंसी फैक्टर सही, मैं उसको होशियार बच्चा बोलूंगा। बोलो बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर सही में क्या होगा? हाँ अच्छा बोला, अच्छा बोला। ज्यादातर लोगों ने अच्छा बोला है, कुछ बच्चों ने गलती करी, ज्यादातर बच्चों ने अच्छा बोला है। हाँ देख, पोटेशियम या तो पॉजिटिव गिन लो या तो नेगेटिव गिन लो, या तो पॉजिटिव गिन लो या तो नेगेटिव गिन लो। अब तुम कौन सा गिनना चाहते हो?
सल्फेट पे कितना चार्ज होता है जल्दी बताओ, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? 2। टोटल सल्फेट कितने हैं यहाँ पे? टोटल सल्फेट कितने हैं? 4। तो चार्ज कितना हुआ? 8। तो वैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 8। बोलो चमका। या टोटल पॉजिटिव गिनो, पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, 2 पोटेशियम में 2 चार्ज ही हो गया। एल्युमिनियम का +3 का चार्ज होता है, 2 एल्युमिनियम 6 ही हो गया, 6 और 2 कितना हो गया? 8। आ गया समझ में सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं? जिस बच्चे ने पूछा था, एक पूछा था, मैंने आपको 8 एग्जांपल बता दिए। हालांकि ये रिडॉक्स में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब हमने देखा N1V1 बराबर N2V2 आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो ये हुआ N1V1 बराबर N2V2 बराबर M1V1 बराबर M2V2, क्योंकि वैलेंस फैक्टर बनी था, ठीक। अब सोचो यार क्या हो रहा है कि 0.1 ml ऑफ वीक एसिड रिएक्ट्स विद 0.01 m NaOH। तो बेटा NaOH की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? Ha के साथ। तो क्या बनेगा बोलो? HOH Na बनेगा और HOH बनेगा। क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट है तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। एट इक्विवेलेंस पॉइंट बोथ आर ओवर। एट इक्विवेलेंस पॉइंट देयर कंसंट्रेशन इज 0। तो जो भी कंसंट्रेशन होगा इसका होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? इसके मोल, क्योंकि दोनों लिमिटिंग रीजेंट है, 0.05 और इसके इसका कितना 0.05 है और उसका क्या बताया? कैलकुलेट कुछ मिसिंग है क्या? लेट मी चेक दैट। कोई डाटा तो मिसिंग नहीं है। कहाँ गया सवाल? 20 ml पॉइंट, नहीं 20 ml वाला नहीं है। कहाँ गया भैया? मिल जाओ भैया, मिल जाओ। कहाँ खो गए तुम भैया? ऐसा क्यों करते हो भैया? ओह माय गॉड, टाइम तो नहीं हो गया यार। व्हाट इज द एसिडिटी? ये मिल गया 0.1 ml 25 ml वीक एसिड है। वही तो मैं सोचा था, कुछ तो मिसिंग है। इसका 25 ml है, किसका? वीक एसिड का जो ml है वो 25 है। 25 ml वीक एसिड है। तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो गए? इसके मोल कितने हुए? पॉइंट नहीं बेटा, ये सवाल तो कचरा सवाल हो गया आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसने इसका क्या पूछा है? H+ आयन कंसंट्रेशन पूछा है। ये 0.05 दिया है और इक्विवेलेंस पॉइंट पूछा है। चलो ठीक हो जाएगा। ये 0.01 था क्या? 0.1 था, सॉरी 0.1 है इंटू 25। ये पूरा जाएगा तो जितना ये जाएगा उतना ये बनेगा, आना बोलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके लिए 0.1 इंटू 25। ठीक है ना? टाइम हो गया। अब कल ये वाला सवाल करा दूंगा यार, टाइम एक्सीड हो गया इनफैक्ट। कल करा दूंगा बेटा, सॉरी आज के लिए। कल ये वाला सवाल मैं आपको करा दूंगा। एक सेकंड आपके सामने सवाल पे निशान लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं कल तक भूल जाऊंगा कौन सा सवाल था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान इनको दीजिए। चलो मैं ढूंढ के निशान लगा लेता हूँ, फिर खो गया मेरे से सवाल। मैं अब 2 मिनट बाद इस पे निशान लगा लूंगा। ये मिल गया, मिल गया। ठीक है, कल ये वाला सवाल मैं आपको करा दूंगा। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्लीज मेहनत करें। आसान नहीं है, मुश्किल है। बहुत सारी मेहनत करके ही सिलेक्शन होगा। जो लोग कहते हैं कि ये आसान है, आपको धोखा देते हैं। आसान होता तो सब सिलेक्ट नहीं हो जाते। दिमाग से सोचो, हमको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी। बाय बाय।